दोस्तों, अफ्रीका में मौजूद एक देश जिसका नाम बुर्किना फासो है। उस देश के लीडर, जिनकी उम्र अभी बमुश्किल 36 साल ही है, इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति बनाती है। लेकिन दोस्तों, उनकी यही खूबी नहीं है, बल्कि उनके जो काम हैं वो ऐसे हैं कि जिसकी वजह से अफ्रीका का मीडिया सबसे ताकतवर नेता मान रहा है। बल्कि एक्सपर्ट्स तो ये भी मान रहे हैं कि इस नेता का उभार इतनी ही तेजी के साथ होता रहा तो मुमकिन है बहुत जल्द ही आने वाले दिनों में सिर्फ अफ्रीका ही नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा असरदार नेताओं में गिने जाएंगे, जिनसे निपटना खास तौर से वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल साबित होगा। मगर अफ्रीका का ये मुल्क जो गरीबी और अंधेरे के लिए जाना जाता है, इस देश के नेता में ऐसी भी क्या खास बात है जो इसको अफ्रीकन लोग इतनी उम्मीदों से देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, इस मुल्क के इतिहास पर नजर डालेंगे तो मालूम होगा कि 1896 में अफ्रीका की ज्यादातर कंट्रीज की तरह ये देश भी फ्रांस की कॉलोनी बन गया था। 1960 में आजादी तो मिल गई, मगर ये कहने को ही आजादी थी, क्योंकि आजादी देने के बाद भी फ्रांस ने इसको इनडायरेक्टली अपने कंट्रोल में ही रखा। मतलब कहने को तो ये लोग आजाद थे, मगर इनके देश की गद्दी पर कौन बैठेगा, कौन राज करेगा, ये सब फ्रांस से कंट्रोल होता था। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये इलाका दुनिया में सोने का गढ़ माना जाता है, ये सब कुछ फ्रांस के ही कंट्रोल में था। फ्रांस ने इस मुल्क के साथ साथ जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज थी जिन पर उसका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल था, उनके साथ इस तरह के मुआहदे किए, एग्रीमेंट्स किए कि ये सारे देश ना चाहते हुए भी फ्रांस के ऊपर डिपेंड हो गए। दोस्तों, ये कितनी हैरानी की बात है कि एक ऐसा देश कि जिसकी जमीन के नीचे इतना ज्यादा गोल्ड मौजूद हो कि उस देश का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें 80% रेशियो सिर्फ गोल्ड का ही रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी उस देश के अंदर कोई भी गोल्ड रिफाइनरी मौजूद नहीं है, क्योंकि फ्रांस ने ऐसा कभी होने ही नहीं दिया। एक लंबे अरसे पहले ही आजादी हासिल करने के बावजूद ये अफ्रीकन देश कभी अपने पांव पर खड़े ही नहीं हो सके, क्योंकि उनके पास था तो बहुत कुछ, लेकिन उनके अपने कंट्रोल में नहीं था। आखिर ये चीज कब तक बर्दाश्त की जाती। माहौल 2010 से ही काफी खराब होने लगा था। फिर 2015 के इलेक्शन के जरिए से क्रिश्चियन कबूरे को राष्ट्रपति बना लिया गया, जिनको फ्रांस का भी सपोर्ट हासिल था। मगर हर गुजरते वक्त के साथ इस मुल्क के हालात अब और बुरे से बुरे होते चले गए और आखिरकार जनवरी 2022 में बुर्किना फासो की मिलिट्री ने मुल्क के इन्हीं बुरे हालात का हवाला देते हुए तख्ता पलट कर दिया और एक आर्मी जनरल जिनका नाम था पाओ हेनरी दमीबा, उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेकिन दमीबा के केस में भी बुरी बात ये थी कि इन्होंने जितने भी वादे किए थे वो इनको पूरा नहीं कर सके और सिर्फ 8 महीने के अंदर ही मिलिट्री ने एक और तख्ता पलट कर दिया और इस बार अपने उस जनरल को हटाकर एक नए इंसान को बिठाया और उस इंसान का नाम था इब्राहिम तरूरे। दोस्तों, इब्राहिम तरूरे ने कुछ महीने के बाद ही पहले तो फ्रांस के साथ उनका जो डिफेंस मुआहदा था उसको खत्म कर दिया और साथ ही साथ ये धमकी भी दे डाली कि 1 महीने के अंदर अंदर फ्रांस की फौज को बुर्किना फासो को छोड़कर जाना होगा। दूसरी तरफ फ्रांस ने भी जब इब्राहिम तरूरो के इस तरह के तेवर देखे तो खामोशी के साथ अपनी फौज को वापस बुला लिया। दोस्तों, ये इब्राहिम का पहला मास्टर स्ट्रोक था कि जिसने इंटरनेशनल मीडिया और मेनली वेस्टर्न मीडिया का ध्यान इब्राहिम तरूरे की तरफ खींचा था। अपनी फौज को दुश्मन के मुकाबले में ताकतवर बनाने के लिए इब्राहिम ने जहां एक तरफ चाइना से व्हीकल्स का सौदा किया तो वहीं दूसरी तरफ टर्की के मशहूर ड्रोन्स भी खरीदे। इस मुल्क में जंगों और बुरे हालात की वजह से 3 लाख के करीब लोग इब्राहिम तरूरे की वजह से वापस अपने घरों में पहुंचने में कामयाब रहे। अब जैसा कि हम शुरू में ही जान चुके हैं कि बुर्किना फासो की जमीन गोल्ड से मालामाल है, उसके पास हद से ज्यादा सोना है, लेकिन चूंकि ये रॉ फॉर्म यानी कच्चा होता है तो इसीलिए 2023 में इब्राहिम तरूरे ने अपने देश की पहली रिफाइनरी की बुनियाद भी डाल दी। इसके अलावा इब्राहिम की जो हुकूमत है वो दरअसल उन विदेशी कंपनी से परमिट भी वापस ले रही है जो गोल्ड माइनिंग किया करती थी।
अब हुकूमत अपने देश की सबसे बड़ी नेमत यानी गोल्ड, सोना, उससे जुड़ी हुई हर चीज पर सही तरीके से कंट्रोल कर रही है। दोस्तों, इब्राहिम ट्रैओरे ने अगस्त 2024 में भी उस वक्त दुनिया को काफी हैरान कर दिया था जब इन्होंने $32 मिलियन का मिलने वाला कर्ज ठुकरा दिया था जो IMF की तरफ से बुर्किना फासो को मिलने जा रहा था। इसी तरह 2024 में ही इब्राहिम ट्रैओरे ने एग्रीकल्चर यानी काश्तकारी से जुड़ी हुई सारी चीजें चाइना से लेकर अपने यहाँ के किसानों में फ्री में बांटी थी। दोस्तों, लंबे वक्त से गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और जंग वगैरह झेलने वाले बुर्किना फासो के अंदर खुराक की कमी भी बड़ा मसला रहा है, जिससे निपटने के लिए इब्राहिम ट्रैओरे ने रशिया से अच्छे रिश्ते बन जाने के बाद जनवरी 2025 में रशिया ने 25,000 टन गेहूं बुर्किना फासो को डोनेट किए हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मुल्क में आज भी 79% आबादी ऐसी है कि जिसको बिजली ही नहीं मिलती है। 21% के करीब आबादी को बिजली मिलती भी है तो बहुत कम वक्त के लिए बिजली मिलती है। इसीलिए इब्राहिम ट्रैओरे चाइना की मदद से लगभग 25 मेगावाट का एक बड़ा सोलर प्लांट इंस्टॉल करवा रहे हैं ताकि शॉर्ट टर्म के लिए इस मुसीबत से निपटा जा सके, जबकि लॉन्ग टर्म के लिए इस मामले में उनकी रशिया मदद कर रहा है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया पर इस मुल्क के रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर देखा होगा तो ये महसूस किया होगा कि वो आज भी ऐसे हालात में है जैसे मानो कि 17वीं या 18वीं सदी में जी रहे हो। इसीलिए अब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे बड़े बड़े रोड्स प्रोजेक्ट्स पर भी काम शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म कर रहे हैं और अब किसी अगली वीडियो में मिलते हैं।